देखिए, गुड मॉर्निंग क्लास सब लोगों को गुड मॉर्निंग। इससे पहले के क्लास में हम आपको पॉलिटी का सारा चीज बता दिए थे, भाग 22 तक बता दिए थे। इवन कि आपको पॉलिटी में हम ये भी बता दिए थे कि हायरार्की क्या होती है। सबसे ज्यादा ऊपर होता है कौन सा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और भूतपूर्व राष्ट्रपति, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये सारी चीजों के बारे में हम आपको बता दिए थे, हायरार्की के बारे में। आज आपको भाग संख्या 1 से लेकर भाग संख्या 22 तक बता दिए थे। अब आपको ये भी बोले थे कि टेस्ट लेंगे, याद है ना? आर्टिकल अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद संख्या 395 तक पढ़ा दिए थे। यहाँ तक तो हम आपको पढ़ा दिए थे और हायरार्की भी बता दिए थे। अब हम आपको आज पढ़ा देते हैं कुछ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, प्रस्तावना, ये सब के बारे में। उसके बाद हम आपसे टेस्ट लेंगे कल के क्लास में। कल जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट हम आपका ओरल लेंगे। यह टेस्ट में हम जो नहीं बताएगा उसको उठा के थूरेंगे भी। इसको भाग संख्या 1 से लेकर और इससे क्वेश्चन पूछेंगे भाग संख्या 4 तक, यानी 4 का क। डीपीएसपी तो रहेगा ही, इसमें मौलिक कर्तव्य भी रहेगा। इतना सवाल हम आपसे कल के क्लास में पूछेंगे। चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं कुछ मिसलेनियस चीजों के बारे में जिसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। एक होता है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय, देखिए इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। समझ में आ गया? ये काम क्या करता है? देखिए, भारत में मेनली कई तरह की चीजें होते हैं। एक इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट होता है। दूसरा जो होता है ना कि कई जो रेवेन्यू सोर्स है, टैक्स, कुछ भी अगर टैक्स से रिलेटेड पैसा में आपका गड़बड़ी हुआ है या जितना पैसा देना चाहिए आपने सरकार को उतना नहीं दिया है, टैक्स में कुछ भी तरह का हेर फेर होगा, अगर इसको डाउट हो जाएगा तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय छापा मार देगा। आप देखिएगा, अक्सर सुनते होंगे किसी फिल्म स्टार के घर, किसी बिजनेसमैन के घर ईडी छापा चली जाती है। अब वहाँ क्या मिलता है क्या नहीं ये आगे का मैटर है, बट ईडी वहाँ पे क्या करती है? छापा मार देती है। ईडी किसी की भी जांच कर सकती है। अगर उसको ये लग जाएगा कि इनके पास 10 रुपए भी ऐसा पैसा है जो मतलब जिसका इन्होंने प्रूफ नहीं दिया है, तो ईडी आज के वक्त में काफी पावरफुल चीज हो गई है ईडी। ठीक है। सीबीआई जो होती है इसकी स्थापना 1963 में दिल्ली पुलिस के अधीन एक स्पेशल टास्क फोर्स के तौर पे किया गया था, बाद में इसे अलग कर दिया गया। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। सीबीआई जो है ना, अमेरिका की एक एजेंसी है, उसी की तरह है, आपका काम करती है। जैसे वहां पर है, हम लोग का देश जो है ना वो यूनियन है जो टूट नहीं सकता। अमेरिका वगैरह में फेडरल है सब, अमेरिका में एक फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, एफबीआई, उसी का देख के भारत में बना कौन सा? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। वहाँ फेडरल है, हमारे यहाँ क्या चीज़ है? सेंट्रल है। तो सीबीआई, किसी भी बड़ी घटना की जांच सीबीआई की जिम्मेदारी होती है। ये घोटालों की भी जांच कर सकती है सीबीआई कोर्ट। अब जैसे देखिएगा, चारा घोटाला की जांच सीबीआई ने किया बिहार में। ये मर्डर केस की भी जांच कर सकती है, बहुत सारे मर्डर केस की जांच सीबीआई करती है। जैसे बहुत फेमस एक मर्डर केस हुआ था, आरूसी हत्याकांड, 2012 के समय था, यही नोएडा के पास उत्तर प्रदेश में था, एक जगह था, काफी लंबा केस चला था। ये जांच चाहे ये मर्डर का भी कर सकती है, रेप के भी केस को जांच कर सकती है। जैसे देखेंगे आप, अगर ध्यान देंगे, राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने क्या किया था? सजा सुनाया था। तो ये किसी भी चीज की कानून की जांच कर सकती है। ये खुफिया एजेंसी की तरह भी जांच कर सकती है, खुल के भी आके जांच कर सकती है, इसका अपना कोर्ट भी होता है। तो ये हो गई आपकी कौन सी चीज? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सीबीआई। एक होती है सीवीसी, सीबीआई। अब पहले इतना देखते हैं, फिर लास्ट में हम सीवीसी को समझेंगे। यहाँ पर पहले यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। यहाँ पर खुफिया एजेंसी में एक खुफिया एजेंसी, ये सीवीसी लास्ट में एकदम समझाएंगे, ये एकदम लास्ट की चीज है सीवीसी, उसको बाद में समझाएंगे। खुफिया जानकारी कौन जुटाता है विदेश से? तो आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। भारत के बाहर और अंदर, मेनली ये अंदर खुफिया जानकारी जुटाती है, आईबी। एक होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। इस तरह से नहीं, ये रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसको रॉ ऐसे कहिए। ये क्या करता है? विदेश से खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। साथ में समझते चलिएगा, इसको लिखने की उतनी जरूरत नहीं है। ये भारत के अंदर खुफिया जानकारी कौन जुटाता है? आईबी, किसी भी घटना को पहले बताता है। अब विदेश में कौन जानकारी जुटाता है? रॉ जुटाता है, रॉ।
अब आप कहेंगे कि सर एनआईए भी सुने हैं, आप बताइए बाबू एनआईए सुने हैं कि नहीं? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह ही है, बट ये बहुत दुनिया में बहुत तेज है। सीआईए दुनिया में बहुत तेज है, एनआईए मतलब एक नॉर्मल है, बहुत बड़ा तो वर्ल्ड लेवल पे एनआईए को नहीं कह सकते। ये क्या करती है? जांच करती है। ये खुफिया नहीं जानकारी नहीं जुटाती है, जांच करती है। जैसे ताज होटल पर हमला होने से पहले आईबी ने बता दिया था, इंफॉर्मेशन दे दिया था कि देश के अंदर कुछ होने वाला है, लेकिन जब घटना हो जाती है तो उसकी जांच कौन करता है? एनआईए करती है। होने से पहले, देश में कुछ होने से पहले जानकारी देता है आईबी, देश के बाहर कुछ होने से पहले जानकारी देता है रॉ, लेकिन अगर हो गया तो जानकारी देता है एनआईए। तो जानकारी कौन देगा? एनआईए। जैसे आप सवाल बताइए, अगर पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, उसे सुरक्षा क्या बना रहा है, इसकी जानकारी अगर चाहिए तो कौन देगा हमको? पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, इस बात की अगर हमें जानकारी चाहिए तो कौन देगा? तो पाकिस्तान विदेश में है, रॉ देता है। जापान, अमेरिका, खुफिया सारी जानकारियां कौन देता है? ये देता है रॉ। अब भारत के अंदर कहीं तोड़ फोड़, बम ब्लास्ट ये सब होने वाला रहेगा तो कौन देगा? आईबी देगा। और अगर भड़का दिया, बम ब्लास्ट कर और दिया, तो उसकी जानकारी कौन देता है? एनआईए। अब जांच करती, जांच करेगी, सबूत जुटाएगी, मुकदमा करेगी, ये सारा काम किसका हो जाता है? एनआईए का हो जाता है। एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। देखिए सीबीआई छोटे मोटे चीजों की जांच करती है, जैसे मान के चलिए घोटाले वगैरह, लेकिन बम बम ब्लास्ट हो गया तो सीबीआई जांच नहीं करेगी। उस स्थिति में कौन जांच करता है? आपका एनआईए जांच करती है। कौन जांच करता है? एनआईए। एक होता है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये क्या करता है? ड्रग्स का, दवा का, ड्रग्स, नशीली दवा, नशीली दवा, नशीली दवा या ड्रग्स का, ड्रग्स वगैरह के बारे में कौन पता करता है? एनसीबी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे महाराष्ट्र के क्षेत्र में समीर वानखेड़े, काफी सुर्खियों में आए थे जब वो एक क्रूज शिप पे छापा मारे थे। उसमें व्हाट्सएप चैट के दौरान एक चैट मिला था जिसमें शाहरुख खान के लड़के की एक चैटिंग थी। उस चैटिंग के आधार पर शाहरुख खान के लड़के को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि बॉलीवुड से कोई चीजें होती हैं तो ज्यादा खबरों में बनती है, तो एनसीबी होती है। हमारी बड़की बहनिया वो भी तो है बढ़िया, बहुत बड़की, वो भी ड्रग्स बाज थी, वो तो खुदे बोली पहले ड्रग्स लेती थी, अभी छोड़ दी। तो बड़की बहनिया को किसने नहीं पकड़ा? एनसीबी ने नहीं पकड़ा, हालांकि उसने ड्रग्स वगैरह छोड़ दिया। आप छोड़िए कि नहीं छोड़िए बताइए। तो एनसीबी क्या काम करती है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का काम क्या होता है? नशीली दवाओं पर बैन लगाना, ड्रग्स वगैरह पर बैन लगाना। एनआईए वगैरह का काम है जांच करना। रॉ हो गया, आईबी हो गया। अक्सर आप सुनने होंगे छापा मारने में या तो ईडी छापा मारेगा, एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी ऊपर होता है ये आईबी होती है, ईडी, ईडी प्रवर्तन निदेशालय। सीबीआई तो छापा बहुत रेयर केस में मारती है, बहुत ज्यादा गैर कानूनी काम किए हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर छापा कौन मार देगा? सीबीआई मार देगी आपके ऊपर। ये हो गया आपका मेन एजेंसी। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनआईए भारत में किसी भी तरह की आपराधिक घटना को जान दीजिए, ध्यान अगर अंजाम देते हैं और वो राष्ट्रीय लेवल का हो जाता है तो उसकी जांच करती है एनआईए। भारत के बाहर में जांच करने का काम रॉ, भारत के अंदर जांच करने का काम आईबी। पैसा वैसा से रिलेटेड अगर कोई चीज जांच करना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। सीबीआई बड़े घटनाओं की जांच करती है। अब बात करते हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये ससुरा ये सबसे खतरनाक है। ये क्या खतरनाक है कि सीबीआई वाले तो घूस नहीं ले लिए, कहीं ईडी वाले तो घूस नहीं ले लिए, कहीं ना एनसीबी वाले तो घूस नहीं दे दिए। मतलब समझ रहे हो? अब किसी ने ड्रग्स पकड़ा, अब उसके पास 10 करोड़ का ड्रग्स है, उसने एनसीबी वाले को कहा कि भाई आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते हैं, मतलब 50-50 का डील करते, तो खतरनाक हो जाएगा। उस कंडीशन में सबके ऊपर जांच करने का काम किसका रहता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके काम रहता है भाई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम रहता है
किसी को कोई दिक्कत? केंद्रीय सतर्कता आयोग, जैसे अगर डीएम साहब को पकड़ लिया केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, तो सस्पेंडे कर देता है उनको। सीबीआई के जांच कर देता है कौन? सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। किसी भी अधिकारी पर भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार का डर बना, मतलब अपराध अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उसके दिमाग में डर बना होना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? सीवीसी की है। किसकी है? सीबीसी की। अब रेडी रहिए, आपसे सवाल पूछते हैं। आप इसको 1 मिनट देख लीजिए, हम आपसे सवाल पूछते हैं। 1 मिनट देख लीजिए, हम रेंडमली पूछेंगे आपसे। 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप देख लीजिए, फिर आपसे सवाल पूछते हैं। ओनली 1 मिनट। चलिए अब इसको हटा देते हैं, अब आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बताइए, किसी बड़े घोटाले की जांच करने के लिए किसको बुलाया जाएगा? बड़ा घोटाला हो गया तो उसकी जांच करने के लिए किसको बुलाया जाएगा? घोटाले की जांच, वेरी गुड, लाइव वाले सबका सही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सीबीआई को बुलाया जाएगा। कहीं बम धमाका हो गया, उड़ा दिया गया, कोई बड़ा सा भयानक हादसा हो गया, हालांकि ऐसा ना हो भारत में, लेकिन ससुरा पाकिस्तान जब तक बगल में है, जिसका पड़ोसी ऐसा है, उसको ये उम्मीद हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बम ब्लास्ट की जांच कौन करता है? देखिए, बम ब्लास्ट की जांच कौन करेगा? एनआईए। अब हम आपसे पूछते हैं, भारत की वह एजेंसी जो विदेशों में खुफिया जानकारी को जुटाती है। भारत की वह एजेंसी जो विदेशों से खुफिया जानकारी को जुटाती है। वेरी गुड, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। भारत के अंदर खुफिया जानकारी को जुटाती है, भारत के अंदर खुफिया जानकारी को जुटाती है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगला देखिए, अगर कोई इनकम टैक्स को नहीं दिया है और इनकम टैक्स जांच कर रही है, तो इनकम टैक्स से भी खतरनाक कौन होता है? एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता ही है, आईटी रेड बोलते हैं इसको। इससे भी खतरनाक कौन होता है? ईडी। क्या होता है? ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी हो गया यहाँ पर, ईडी, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। बताइए, किसी भी सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो उसको कौन उठा ले जाएगी? या सरकारी कर्मचारियों की जांच में लगी रहती है कौन? जांच में कौन लगी रहती है सरकारी? वेरी गुड, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। सीवीसी इसकी जांच में लगी रहती है। तो सीवीसी, सीबीआई, ईडी, ये सब समझ गए। आप ड्रग्स वगैरह पीजिएगा, बहुत ज्यादा गांजा फांकिएगा तो कौन मारेगा? एनसीबी, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। टोटल 8 आप संस्थाओं को याद रखेंगे, इन 8 संस्थाओं को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम राष्ट्र के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, हम लोग का जो फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसे किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसके लंबाई और चौड़ाई में कितना रेशियो रहता है, बता सकते हैं? लंबाई और चौड़ाई में कितना रेशियो रहता है? आंसर देंगे लोग, लाइव वाले लोग फटाफट। जो हम लोग का नेशनल फ्लैग है, उसके लंबाई और चौड़ाई में कितने का रेशियो रहता है राष्ट्रीय ध्वज में? अरे भैया, लंबाई ज्यादा रहेगा, चौड़ाई कम रहेगा, 3:2 का। लंबाई ज्यादा रहता है, चौड़ाई क्या रहता है? कम रहता है। ऊपर नीचे में कौन सा कलर होता है? ग्रीन। और ऊपर में क्या होता है? केसरिया। और बीच में क्या होता है? व्हाइट। तो देखिए, आपको याद रखने के लिए, कभी भी याद रखिएगा ध्वज के लिए, जो ध्वज है इसमें हरियाली कहाँ, जमीन पे हरियाली कहाँ दिखती है? नीचे। तो हरा रंग कहाँ रहेगा? नीचे। और केसरिया कहाँ रहता है? ऊपर। केसरिया ऊपर। बताइए, आसमान कभी कभी केसरिया लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है?
तो आसमान ऊपर होता है तो केसरिया लाल कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, और ग्रीन कहाँ हो गया, नीचे हो गया। अब बीच का एरिया क्या हो गया, व्हाइट हो गया, बीच का एरिया व्हाइट, बीच का एरिया व्हाइट। गड़बड़ कब करते हैं लोग, गड़बड़ कर देते हैं लोग कि उलाट देते हैं लोग। भाई राष्ट्रीय जब संकट आ गया रहता है ना, देश पर भयानक संकट आ जाता है, तो झंडवा उल्टा लगा दिया जाता है। भाई वाला उलाट के कहाँ भेज दीजिएगा, ऊपर भेज दीजिएगा। राष्ट्रीय संकट की स्थिति में, राष्ट्रीय संकट की स्थिति में यहाँ पर, और इसके अंदर नीले रंग की एक अशोक चक्र बनी रहती है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो ये बात को बताती है कि देश को 24 घंटे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, 24 घंटे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज में। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था, आज़ादी से पहले। ये डेट हमेशा पूछेगा, याद रखिएगा, ये लंबाई चौड़ाई है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 घंटा को बताने वाली 24 तीलियां होती हैं, ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया कब इसे, कब इसे अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया गया था। इसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कई नियम हैं। इसे सूर्यास्त के बाद जब सूरज निकल जाए तब झंडा लहराना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि झंडा को फहराएं नया नया, तो आपको सूर्यास्त, सूर्योदय से पहले बाद करना पड़ेगा, जब सूरज निकल जाए तब, और सूर्यास्त के बाद उतार लेना चाहिए। अगर ये किसी बिल्डिंग पर है तो, नहीं तो अगर पब्लिक प्लेस में है, किसी मैदान में है, रेलवे स्टेशन पे है, तो उसके लिए नहीं। लेकिन अगर किसी पब्लिक प्लेस पर है तो उसे सुबह जैसे उतार लीजिए। अंधेरा, अंधेरा में झंडा नहीं लहराना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट, अंधेरा में झंडा नहीं। अब सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले आपको झंडा हटा लेना है। झंडा में जब भी कोई आदमी रैली वगैरह में चलेगा तो झंडा उसके दाहिनी हाथ में होना चाहिए, और अगर थक गया है तो दाहिनी कंधे पे इसे झंडा ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि झंडा पीछे से जमीन को नहीं टच करना चाहिए। अगर जमीन को टच कर गया तो ये गलत बात है। और अगर कोई जुलूस में व्यक्ति झंडा लेकर आगे चल रहा है तो तिरंगा झंडा लिए व्यक्ति को सबसे आगे रहना पड़ता है। जुलूस में सबसे आगे रहेगा तिरंगा झंडा वाला व्यक्ति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झंडा के लिए, झंडा में दो और सवाल याद रखिएगा। एक झंडा जो होता है झुका हुआ झंडा होता है, झुका झंडा, झुका झंडा। झुका हुए झंडा को हम लोग ऊपर से थोड़ा नीचे फहरा देते हैं। झंडा अमूमन यहाँ फहराया जाता है इस शेप में, तो झुका हुआ झंडा में नीचे फहरा दिया जाएगा झंडा ऐसे। झंडवा जो है ना वहाँ पे, ये हम लोग का इसको थोड़ा सा नीचे फहरा देगा इस टाइप का, मतलब अभी ऊपर जगह बचा ही है, ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा जगह छोड़ देगा। तो ये झंडा क्या हो गया हम लोग का, थोड़ा सा ऊपर से नीचे झुक गया। ये जब शोक होता है ना, देश पर कोई शोक हो जाता है, जैसे राष्ट्रीय शोक आ जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रीय शोक था। एपीजे अब्दुल कलाम की आकस्मिक मृत्यु हुई, राष्ट्रीय शोक। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राष्ट्रीय शोक था। तो जब कभी भी राष्ट्रीय शोक होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, झंडवा को थोड़ा सा ऊपर से झुका दिया जाता है। तो झुका हुआ झंडा किस चीज का प्रतीक होता है, तो झुका हुआ झंडा जो होता है वो राष्ट्रीय शोक का बताता है, राष्ट्रीय शोक का। लेकिन उल्टा झंडा लगा देगा, कलर में पलट देता है, उल्टा झंडा, उल्टा झंडा, झंडा का नीचे का चीज ऊपर, ऊपर का चीज नीचे कर देता है। तो ये संकट को बताता है कि देश के ऊपर बहुत भयानक संकट आ चुका है, देश के ऊपर बहुत भयानक संकट आ चुका है। जैसे कोरोना एकदम भयानक लहर आ जाए तो झंडा को क्या किया जाएगा, नीचे वाला कलर ऊपर, ऊपर वाला कलर क्या कर देगा, उल्टा, उल्टा कर देगा। तो ये संकट को बताता है। जैसे उत्तराखंड में भयानक हिमस्खलन आते रहता है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ भयानक आ जाए, तो जब देश पर संकट भयानक आ जाता है ना, तो उस स्थिति में झंडा कैसे लगा दिया जाता है, उल्टा लगा दिया जाता है। लेकिन जब देश पर कोई दुख पहुंचता है, कोई महान व्यक्ति की देहांत होती है, तो झंडा को झुका दिया जाता है। याद रखिए, झंडा का प्रयोग कभी भी पताका के रूप में नहीं कर सकते, कभी भी इसका प्रयोग पताका के रूप में नहीं कर सकते। देखिए झंडा जो होता है इस शेप में होता है, और जो धार्मिक झंडे होते हैं वो पताका के शेप में होते हैं, इस शेप में। धार्मिक रूप के झंडे को देखिएगा इस टाइप का रहेगा, धार्मिक झंडा, या कोई धार्मिक झंडा को देखिएगा ऐसे लहराते रहेगा। इस टाइप का झंडा का प्रयोग आप नहीं कर सकते, वो धार्मिक रूप से आप कर सकते हैं इस टाइप के झंडे का प्रयोग। जैसे अभी कुछ दिन पहले रामनवमी का त्यौहार बीता, तो इसमें नॉर्मल वो इस टाइप का पताका का प्रयोग किया गया था, झंडा का नहीं। क्या चीज का, पताका का प्रयोग किया गया था। झंडा से क्वेश्चन आप बता ही सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए, झंडा हटा के क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। झंडा को किस तिथि को अपना लिया गया,
राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपना लिया गया, फटाफट बताएंगे। 22 जुलाई 1947 को। वेरी गुड। लंबाई चौड़ाई में रेशियो बोलिए। 3:2। जुलूस में झंडा लिया हुआ व्यक्ति आगे चलेगा या पीछे? अरे भैया आगे चलेगा, पीछे का लिए चलेगा, और दाहिनी कंधे पर लेकर चलता है। आपको राष्ट्रीय ध्वज समझ में आ गया। पिंगली वेंकैया ने इसका क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था। अब राष्ट्रीय गान समझते हैं। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी को अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और कविता लिखी थी, अमार सोमार बंगला। अमार सोमार बंगला, हमारा प्रिय बंगाल। तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। सोचिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बांग्लादेश के किसी नागरिक ने नहीं लिखा, बल्कि भारत के रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर की एक पत्रिका थी तत्वबोधनी। 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 तत्वबोधनी पत्रिका की 13 जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां, 13 पंक्तियां, ये पूरी पत्रिका की एक मोटी सी पत्रिका है, उसका 13 लाइन जो है वो हमारा क्या बन गया है, राष्ट्रीय गीत बन चुका है। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। इसके लिए टाइमिंग कितनी होती है भैया? तो 52 सेकंड में आपको गाना होता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई या कोई ऐसा हो गया कि आप राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, अचानक तूफान आ गया, राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, अचानक गोली चलने लगा, तो इसकी केवल शुरुआत की 2 पंक्तियों को गाकर 20 सेकंड में ही क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है राष्ट्रीय गान को। किसे? राष्ट्रीय गान को। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो देखिए, राष्ट्रीय गान अलग से नहीं लिखा गया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गान को कभी भी अलग से नहीं लिखा गया है, बल्कि इसकी एक अलग से पत्रिका है। पत्रिका का नाम क्या है भैया? तत्वबोधनी पत्रिका। कौन सी पत्रिका? तत्वबोधनी पत्रिका। उस तत्वबोधनी पत्रिका की 13 लाइनों को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गान कहते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेशली उनके लिए गीत की तरह लिखा था, पूरी पत्रिका लिखे थे, उसी में ये चीज भी था, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। ये अब जब नक्शा पढ़ाएंगे तो इस बारे में बताएंगे। हालांकि ये नक्शा में एक बार बैच में बताए थे, तो काफी वो चीजें वायरल हुई, इंडिया के लोगों को पता चला कि हमारा राष्ट्रीय गीत गान कितना अच्छा है। देखिए, राष्ट्रीय गान जो है इसे सबसे पहले 1911 में गाया गया था। फर्स्ट टाइम इसे कहाँ गाया गया था? 1911 में। फर्स्ट टाइम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में 1911 के किस अधिवेशन में हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया कि इसका इंग्लिश अनुवाद कीजिए, तो इसे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम दिया गया इसका अंग्रेजी का। तो देखिए, इसको हिंदी में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। इससे सवाल क्या पूछेंगे? हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान गीत नहीं है, हमारा राष्ट्रीय गान है। गीत तो इनफॉर्मल हो जाता है, मतलब इनफॉर्मल क्या है, वो हमें हर जगह नहीं गाते हैं। राष्ट्रीय गान तो हमेशा गाया जाता है। राष्ट्रीय गान जो है वो कब किस दिन अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 याद रहेगा। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान कुल कितनी पंक्तियों वाला है? राष्ट्रीय गान कुल कितनी पंक्तियों वाला है? 13 पंक्तियों वाला। राष्ट्रीय गान किस पत्रिका का एक हिस्सा है? किस पत्रिका की एक मात्र एक पन्ना का नाम है? किस पत्रिका की एक हिस्सा है? तत्वबोधनी। राष्ट्रीय गान किस पत्रिका का हिस्सा है? तो तत्वबोधनी नामक पत्रिका का हिस्सा है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, किस नाम से? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। कितने सेकंड में गाना है भैया? 52 सेकंड में गाना है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में गाना है। अब देखते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में।
राष्ट्रीय गीत जो है, ये राष्ट्रीय गीत को लिखे थे किन्होंने लिखा भैया इन्हें? तो राष्ट्रीय गीत को लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इसे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इन्होंने भी इसके लिए अलग से किताब नहीं लिखी, बल्कि इन्होंने भी उसी एक अलग से पत्रिका नहीं लिखी। इन्होंने भी क्या किया था, अपनी एक अलग यहां लिख देते हैं, देखिए दोनों का कंपैरिजन अच्छा से हो जाएगा। हम इधर लिख देते हैं, वो गान है, ये गीत है। इसे भी सेम तारीख को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अलग से कोई राष्ट्रीय गान नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, उसका नाम था तत्वबोधिनी। उसी में से एक पेज जिस पर 13 लाइनें लिखी थी, वो हमारा क्या बन गया, राष्ट्रीय गान बन गया। उसी तरह से अलग से राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा गया था, बल्कि इसके जगह पे लिखा गया था आनंद मठ नामक एक पुस्तक। आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ पुस्तक की एक रचना थी। उसी में से ले लिया गया था वंदे मातरम। क्या ले लिया गया, वंदे मातरम। वंदे मातरम ले लिया गया। हम वंदना करते हैं इस पृथ्वी की, इसकी वंदे मातरम लिया गया। इसे कितने सेकंड में गाना होता है भैया, तो इसे 65 सेकंड में गाना होता है। वंदे मातरम को कितने सेकंड में गाना होता है, 65 सेकंड में गाना होता है। इसे फर्स्ट टाइम गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत भी बंगाली ने लिखा और राष्ट्रीय गान भी बंगाली ने लिखा। और राष्ट्रीय गीत को भी पहली बार कलकत्ता में, और राष्ट्रीय गान को भी पहली बार कलकत्ता में। राष्ट्रीय गीत भी पहली बार कोलकाता, राष्ट्रीय गान भी पहली बार कोलकाता में ही गाया गया था। दोनों कहाँ गाया गया भाई, कोलकाता में। आगे बढ़ जाए, दोनों का दोनों कहाँ पर, कोलकाता। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाए। तत्वबोधिनी से क्या लिया गया, तत्वबोधिनी से हम लोगों ने लिया अपना राष्ट्रीय गीत लिया था। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय गीत लिया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से हम लोगों ने क्या लिया, राष्ट्रीय, कोई उल्टा बोल दिया क्या हम, राष्ट्रीय गान तत्वबोधिनी से लिया गया और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। गया, देखिए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दोनों को 1950 में अपनाया गया था। अब देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक चिन्ह है। क्या है, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। यह अशोक स्तंभ कहां पर है, तो सारनाथ में। कहां पे था, सारनाथ, सारनाथ। अशोक स्तंभ कहां पे, सारनाथ में। सारनाथ कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। इसमें टोटल कितने शेर हैं, 4 शेर हैं। कितने शेर हैं, 4 शेर हैं। लेकिन दिखते कितने शेर हैं, 3 शेर ही इस पे दिखते हैं। 3 शेर दिखते हैं। ये हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है। ये किसी भी फौजी के या फिर पुलिस वाले के यहाँ देखेंगे तो राष्ट्रीय चिन्ह टोपी जो होती है, उसकी फॉर्मल टोपी, युद्ध एक लड़ाई वाली टोपी होती है, ऐसे वाली वो नहीं, एक ये वाली टोपी होती है जो नॉर्मल परेड की, उसमें अशोक चिन्ह लिखा होता, बना होता है। उसे नीचे नहीं झुकाना होता है। इसलिए जब भी कोई अधिकारी अपने माता पिता या गुरु का पैर छूता है तो अपनी टोपी उतार देता है, ताकि वो राष्ट्रीय चिन्ह नीचे ना झुके। अपनी टोपी उतार के माता पिता का पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। इन्हें की टोपी ये पहन के, मतलब खैर वो ट्रेनिंग में सिखा देता है। बहुत सारे लड़के जो होते हैं ट्रेनिंग नहीं होती है तो उनको धीरे धीरे ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है। तो शेर होते कितने हैं, 4, दिखते कितने हैं, 3। इसके नीचे मुंडकोपनिषद से एक वाक्य लिखा गया, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते।
सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। यह वाक्य किस पुस्तक में लिखा गया है? तो यह मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में यह लिखा गया है। क्या लिखा गया? सत्यमेव जयते। किस भाषा में, किस लिपि में लिखा गया? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। हम लोग कौन सी लिपि को लिखते हैं? देवनागरी लिपि लेफ्ट साइड से लिखना चालू करते हैं और राइट साइड की ओर बढ़ते हैं। जबकि खरोष्ठी लिपि में उर्दू अरबी लिखी जाती है, वो इधर से लिखना चालू करते हैं और इस साइड की ओर बढ़ने लगती है। दोनों में काफी अंतर होता है, खरोष्ठी और उसमें। देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। किस भाषा में लिखा है? किस पुस्तक से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया। टोटल शेर की संख्या 4, दिखता कितना है? 3। कहाँ, किसका है वो चिन्ह? अशोक का स्तंभ है। कहाँ पे रखा गया? सारनाथ में। कितने तारीख को अपनाया गया? जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था इसे, 26 जनवरी 1950। इस अशोक चिन्ह के नीचे एक चक्र बना होता है और उस चक्र के एक ओर सांड और एक ओर घोड़ा होता है। घोड़ा गति को बताता है और सांड मेहनत को बताता है कि मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहाँ तो एक और क्या होता है? सांड, एक और घोड़ा, इसी के नीचे बना होता है। घोड़ा शक्ति को, रफ्तार को बताता है और सांड किसको बताता है? शक्ति को बताता है। सत्यमेव जयते। बताइए, राष्ट्र, हमारा झंडा, पहला ध्वज, ध्वज कब अपनाया गया? डेट फटाफट बताइएगा। और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय चिन्ह कब कब अपनाया गया? तो देखिए बाबू ध्यान से, आप सब लोग का, बहुत सारे लोग कमेंट आते रहता है कि भाई पहले कौन बताया बाद में। देखिए लगभग सबका सही रहता है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, आजादी से पहले ही, सबसे पहले ध्वज को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक साथ अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950, संविधान लागू होने से महज 2 दिन पहले। 24 जनवरी 1950, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? जिस दिन संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इस दिन लगा कर दिया गया हमारा राष्ट्रीय गान, सॉरी राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चिन्ह है। अब एक चिन्ह और बच जाता है। क्या चीज बचता है भैया इसके बाद? तो हमारा कैलेंडर कौन सा है? हमारा कैलेंडर कौन सा है, जिसे हम लोग कैलेंडर को पांचांग कहते हैं। कैलेंडर को क्या कहते हैं? पांचांग कहा जाता है। कैलेंडर को पांचांग। देखिए पहले हमारा संविधान में विक्रम कैलेंडर था। राजा विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर को बनाया था, हम लोग उसको फॉलो करते थे, लेकिन उसमें काफी खामियां थी। तो आजादी के 10 सालों के बाद, यानी 1957 में, आजादी के कितने साल बाद? 10 साल बाद, हम लोगों ने विक्रम संवत को छोड़कर किसे अपना लिया? शक संवत को। विक्रम संवत को छोड़कर शक संवत को अपना लिए। पहले थे हम लोग विक्रम संवत 1947 में, और इसको छोड़कर हम लोगों ने कौन सा कैलेंडर अपना लिया? शक राजाओं द्वारा बनाया गया शक संवत को अपना लिया 1957 में। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद हम लोगों ने अपना लिया। ठीक है, तो हम लोग का कैलेंडर वर्तमान में कौन सा है? शक संवत है। और पहले क्या था? विक्रम संवत है। कब अपनाया गया? आजादी के 10 साल बाद 1957 में। कितने तारीख को? 22 मार्च 1957 को। क्योंकि शक संवत का महीना 22 मार्च से चालू होता है। ये कब से चालू होता है? मार्च से। तो मार्च के बाद क्या होता है? चैत। अभी कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र। चैत, बैसाख, जेठ। चैत, बैसाख, जेठ। ज्येष्ठ होता है जेठ। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। आषाढ़, सावन, भादो। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। कौन सा होता है? आषाढ़, सावन, और सावन के बाद भादो। आषाढ़, सावन, भादो। आषाढ़, सावन, भादो। कितने महीने हो गए? 6। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन। आश्विन, कार्तिक, अगहन। आश्विन, कार्तिक, अगहन। अश्विन, कार्तिक, 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 अगहन, 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 पूस। अगहन के बाद पूस। अगहन, पूस।
उसके बाद 11वां महीना माघ, माघ, और लास्ट महीना हो जाता है फागुन, फागुन, फागुन। ये होते हैं किसके महीने? संवत, शक संवत के 12 महीने होते हैं। शक संवत के 12 महीने होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? शक संवत सूर्य पर आधारित नहीं है बल्कि चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा 27 दिन में एक चक्कर मार लेता है, अतः इनके भी महीना जो होता है वो 27 से 28 दिन का महीना होता है। ठीक है, तो शक संवत में कितने महीने होते हैं? 12। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, टोटल 12 महीने होते हैं। ये महीने चालू होते हैं कब? तो महीने की 22, अंग्रेजी महीने की 22 तारीख का। इसलिए अगर किसी भी महीना को लीजिएगा ना तो 2 महीनों के बीच में आ जाएगा। जैसे अगर आप लेते हैं चैत को, तो 22 से मार्च से चालू हो जाता है, अप्रैल में घुस जाता है। तो मार्च अप्रैल को क्या कहेंगे? चैत। अप्रैल मई को बैसाख। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? बैसाख चल रहा है। अभी चल रहा है कौन सा मौसम? बैसाख। इसके बाद आएगा जेठ। जेठ में और लू चलेगा। बैसाख और जेठ में भयानक लू चलता है। आषाढ़ में भयानक बादल गरज गरज के बारिश होगा। सावन में झिमिर झिमिर होगा। भादव में गरजेगा नहीं, भयानक बरसेगा। उसके आश्विन कार्तिक में मेला लगता है भयानक, कुंभ, इसका क्या नाम है, सोनपुर का बहुत बड़ा मेला लगता है, छठ वगैरह मनाया जाता है उस समय। तो ये संवत याद होगा आपको। 22 मार्च 1957 को कौन से संवत? शक संवत मनाया जाता है। शक संवत। किसी को दिक्कत? शक संवत कितने तारीख, संवत कितने तारीख को आया? 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को। कौन सा संवत? विक्रम संवत के जगह पे शक संवत को लेकर चले आए लोग। टोटल इसमें भी कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने महीने? 12 महीने होते हैं। एक महीने कितने दिन का? 27 से 28 दिन का। इसलिए इसका जो महीना होता है अंग्रेजी महीने से क्या होता है? छोटा होता है। अंग्रेजी महीने से छोटा हो जाता है इसका महीना। टोटल पहला महीना को फागुन कौन से त्योहार मनाया जाता है? होली में। अब इसको समझ में आ गया आप लोग को? बताइए, ध्वज वगैरह सब बता ही देंगे। कितने चीज आप देखें। एक आप गवर्नमेंट की संस्था देखें। गवर्नमेंट की कौन कौन सी संस्था थी? संस्था, गवर्नमेंट संस्था देख ली आप। दूसरा क्या देखें आप? ध्वज। 3:2 लंबाई होता है। ध्वज को अपनाया गया 24 जनवरी 1900, सॉरी, ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान, गीत गान देखे, जनगण मन अधिनायक जय है 52 सेकंड में गाया जाता है। 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। तत्वबोधि नामक पत्रिका से इसे लिया गया। 13 पंक्तियां हैं। 52 सेकंड में इसे गा देना होता है। राष्ट्रीय गीत, इसके रचयिता जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा बल्कि एगो किताब लिखा। किताब का नाम आनंद मठ था। उसी किताब से ले लिया गया वंदे मातरम। इन दोनों को अपना दिया गया कब इन दोनों को अपना दिया गया? इन दोनों को अपना लिया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद आप देखें राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। मुंडकोपनिषद से, सारनाथ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बाद संवत, संवत मतलब कैलेंडर, शक संवत, इसे कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। यानी आजादी के कितने सालों के बाद अपनाया गया? 10 सालों के बाद। आजादी के 10 सालों के बाद अपनाया गया। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना। फिर आता है आपका देश के लिए क्या क्या चीजों की जरूरी होती है। संप्रभुता क्या क्या चीज होती है? संप्रभुता। उसके बाद देश क्या आता है आपका? साम्यवादी देश है या राजतंत्र है? राजतंत्र अगर है तो फिर उसकी क्या समस्याएं हैं? या फिर तानाशाही है? तानाशाही है। नहीं तो फिर हमारा राज्य क्या हो सकता है? गणतंत्र हो सकता है, गणराज्य हो सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है? लोकतंत्र हो सकता है। लोकतंत्र क्या होता है? जनतंत्र क्या होता है? गणतंत्र क्या होता है? ये सब के बारे में अब आपको कल के क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? कल के क्लास में आगे का क्लास करेंगे।